हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेस की क्लास 11th में। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र जो 2024 यानी लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। इस प्रश्न पत्र का ये सॉल्यूशन पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम इसके पहले 10 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है और आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। वीडियो के एंड हो जाने पर एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन पेपर में। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए। समीकरणें दे रखी हैं 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों का। इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्यूशन होगा देखिए। यहाँ हमें सीधे सीधे ग्राफ बनाने हैं इसके। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है समझाता हूं। 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले ये जो समीकरण हमने लिख ली है इसके आपको कम से कम दो दो हल ज्ञात करने हैं। और 4 हल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है चलिए समझिए। देखो सबसे पहले यहां मैं x को 0 ले लेता हूं। जब x बराबर 0 तो यहां पर x के स्थान पर 0 रख देते हैं। ये 2 गुणा 0 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। इस माइनस वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा और वाई बराबर 4 आ जाएगा। तो एक बिंदु हमें मिल गया, यहाँ से एक हल मिल गया और ये हल होगा 0,4। दूसरा बिंदु कैसे ज्ञात होगा, अब की बार मैं y को 0 ले लेता हूं तो दूसरा बिंदु ज्ञात हो जाएगा y बराबर 0 पर। इस समीकरण में देखिए y के स्थान पर 0 डाल देते हैं, बाकी सभी को एज इट इज लिख देते हैं। 2x माइनस 0 प्लस 4 बराबर 0। 2x यहीं रहा, 4 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस 4 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 4 बटे में आ जाएगा 2। ये वाला जो 2 है ये 4 के बटे में आ जाता है तो यहाँ -2 आएगा। तो एक बिंदु यहां से बिंदु मिल गया -2 और 2। अब हम खींचेंगे इस समीकरण का ग्राफ। ग्राफ कैसे खींचा जाता है देखिए। सबसे पहले हम यहाँ चतुर्थांशों समेत एक्स एक्स वाई एक्स बना लेते हैं। कीजिए, ये एक्स एक्स वाई एक्स हो गई। इस पर हम बराबर दूरियों पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। इधर -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ होगा 1 2 3 4। नीचे की तरफ होगा -1 -2 -3 -4। ठीक है। अच्छा पहला पॉइंट देखिए अपना। पहला पॉइंट आया था देखो यहाँ 0,4। अब 0,4 कहाँ पर है ये ढूंढते हैं। 0,4
एक्स एक्स पर 0 ये होती है एक्स अक्ष, और ये दूसरी होती है वाई अक्ष जो वर्टिकल अक्ष होती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब 0 4 कौन सा पॉइंट है? एक्स एक्स पर 0 मतलब ना तो इधर चले ना इधर चले, इधर हमें चलना ही नहीं है दोनों तरफ। तो चलना किधर है? इस अक्ष पर ऊपर की ओर जाना है और 4 पर जाकर रुक जाना है। ये हो गया बिंदु 0,4। दूसरा आया -2 और 0। -2 का मतलब है एक्स एक्स पर इधर -2 मिलेगा हमें, तो ये है यहाँ पर -2। और 0 का मतलब है ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है, ऊपर नीचे हमें नहीं जाना, बस इसी अक्ष पर रुक जाना है और यहाँ लिख देना है -2 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन है वो, इस लाइन के ऊपर हम इसका समीकरण लिख सकते हैं। का समीकरण लिख दो इसके ऊपर। ये है 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब हम दूसरी समीकरण के दो दो हल ज्ञात करते हैं। दूसरी समीकरण हमें 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 दे रखी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसे लिख लेता हूं पहले नीचे। 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, ये हमें दूसरी समीकरण दी है। इसके हम कम से कम दो हल ज्ञात करने पड़ेंगे हमें। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ थोड़ा ये जो x और y के कोफिशिएंट आ गए हैं, यानी गुणांक आ गए हैं, ये थोड़े इस तरीके से हैं कि अगर मैं यहाँ x और y को डायरेक्टली 0 रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रखे थे, तो यहाँ बटे में आएंगे और बटे वालों को इधर शो करना थोड़ा कठिन होगा। तो यहाँ पूर्णांक वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें एक काम करना है, हमें इस x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेना है। देखो ये 1 इधर ले जाओगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर जाकर प्लस का 1, ये 2y हो जाएगा माइनस का, और इसके बटे में ये वाला 3 आ जाएगा। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, ये x का वैल्यू आएगा यहाँ से। अब आप y का कोई ऐसा वैल्यू सोचो कि उसे इसमें डाल दूं और 3 से काटने पर एक पूर्णांक संख्या आ जाए। तो अगर मैं y बराबर -1 लेता हूं, तो देखो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ 2y है, y के स्थान पर -1 रखूंगा तो 2 ही कम तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बटे में आ जाएगा 3। तो 2 और 1 3 होते हैं, 3/3, यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो बिंदु मिला हमें 1, -1। ठीक है, कोई दूसरा वैल्यू सोचो। जैसे अगर मैं यहां पर अगर -4 डाल देता हूं, y का वैल्यू, y बराबर -4 पर, देखो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 होंगे, बटे में 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, 9/3, तो यहाँ आएगा 3। तो ये दूसरा बिंदु हमें मिल जाएगा 3, -4। अब इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में 1, -1 कहाँ पर है? 1, -1 ये वाला पॉइंट है। 1, और 3, -4 कहाँ पर है? 3 और -4 इसी चतुर्थांश में है, यहाँ पर देखो 3 और -4 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों लाइनें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि इनका जो अभीष्ट बिंदु है, यानी ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कौन सा पॉइंट है?
तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों जो लाइनें हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इधर, और ये बिंदु हम देख पा रहे हैं, ये बिंदु है इधर से तो -1 पर और इधर से 2 पर। तो इसका जो अभीष्ट हल है वो -1 और 2 हो जाएगा। हम इसके नीचे लिख देंगे अभीष्ट हल बराबर -1 2। तो ये है आलेखी विधि से दो समीकरणों के हल को ज्ञात करने की। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताइए कि उसकी लंबाई कितने प्रतिशत अधिक कर दी जाए कि तार का आयतन न बदले। यह आपको पूछा गया है वर्ष 2024 की परीक्षा में 4 अंकों का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हमें कहा है किसी तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक व्यास होगा। माना तार का प्रारंभिक व्यास ई और उसकी कुछ प्रारंभिक लंबाई तथा लंबाई एल है, तथा तार का अंतिम व्यास, मतलब जब हमने उसे बढ़ा दिया तब अंतिम व्यास इसको हम डी डैश से निरूपित कर लेते हैं, डी डैश, तथा अंतिम लंबाई एल डैश है। तब देखो ये जो डी डैश है ना, ये 5% कम कर दिया गया है। डी डैश होगा डी माइनस डी का 5%, यानी डी में से ही उसी का 5% कम कर दिया गया। तो डी माइनस डी का के स्थान पर गुणा लगाते हैं और परसेंट को 5/100 लिखते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास मिलता है 1/20। ठीक है, तो ये आ गया डी माइनस डी/20। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेकर तो 20 की गुणा डी के साथ होगी, 20 डी हो जाएंगे, उसमें से एक डी घट जाएगा तो 19 डी बचेंगे या नहीं। तो नया जो व्यास है डी डैश वो 19d/20 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें लंबाई में होने वाली प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करना है। अब क्योंकि तार का प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन दोनों बराबर रहेंगे, तार के प्रारंभिक आयतन के लिए हम बेलन के आयतन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि तार एक बेलनाकार आकृति होता है तो पाई r² होता है वैसे सूत्र, लेकिन यहाँ हम r के स्थान पर d का प्रयोग कर रहे हैं तो d/2 का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। h की जगह पर हम l यूज कर रहे हैं और ये पाई d-2 का स्क्वायर इंटू l डैश हो जाएगा। ओके, देखो पहले तो हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया, दोनों साइड है। यहाँ d²/4 हो गया इंटू l इक्वल्स टू d-2/4 इंटू l डैश। 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। हमें l डैश का वैल्यू फाइंड कर लेना है l के पदों में।
तो यहां से एल डैश बराबर हो जाएगा एल गुणा डी स्क्वायर बटे एल गुणा डी स्क्वायर बटे डी डैश का स्क्वायर। ये जो टर्म है ये इसके अपोन में आ जाएगा। अब डी डैश का वैल्यू जो हमने यहां प्राप्त किया है उसको हम यहां डाल देते हैं और एल गुणा डी स्क्वायर अपॉन 19/20 इंटू डी का होल स्क्वायर। तो ये एल गुणा डी स्क्वायर अपॉन 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 361 आता है। 20 का स्क्वायर आता है 400 गुणा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एल डैश का जो वैल्यू है इस 400 को सबसे ऊपर लिखो तो ये 400 बटे 361 और इंटू एल आ गया। ठीक है, अब हम एल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। एल यानी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि। लंबाई में प्रतिशत वृद्धि का एक सूत्र होता है और वो सूत्र होता है कि अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा 100। अंतिम लंबाई है एल डैश, प्रारंभिक लंबाई है एल बटे प्रारंभिक लंबाई एल और गुणा में 100। क्या बताया मैंने आपको? अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा 100। ये सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि का। अब एल डैश का वैल्यू डाल दो यहाँ, तो जो कि आपके पास आया है 400 बटे 361 इंटू एल माइनस एल बटे में एल गुणा 100। एल को कॉमन ले लो, एल कॉमन ले लिया तो यहाँ 400 बटे 361 माइनस 1 बटे में एल गुणा में 100। एल से एल को कैंसिल कर दो, एल से एल कट गया। ठीक है, 361 को एज एलसीएम लिख दो, 400 माइनस 361 की गुणा 1 के साथ करा दो, सेट हो जाएगा और गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, 400 में से 61 को घटा दो तो कितना आएगा? अब हम 400 में से ये 61 घटा देते हैं। 400 में से जब 61 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 39। 361 घटा रहे हैं, ठीक है, 39 बटे 361 हमें मिला गुणा 100। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? 100 और 39 की गुणा कराकर 3900 बटे 361 लिख देंगे। अब अगर हम 3900 को भाग कराएं 361 से, जाऊंगा यहाँ 61 है तो एक बार चलेगा, 361 आ जाएंगे। 10 में से 1 घटाओ तो 9 बचेंगे, 8 में से 6 घटाओ तो 2 बचेंगे, ऊपर से 0 ले आओ। ठीक है, इसमें टेबल नहीं चलेगा तो ना चलने वाली 0 लगाओ, फिर एक 0 बढ़ा दो। अब हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दी हमने यहाँ पर। उसके बाद हम 8 बार चलाएंगे इसमें तो हमारे पास 10.8 आ जाएगा। 10.8 इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, तो 10.8% वृद्धि हो जाएगी। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक 10 मीटर ऊंची वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, सूर्य का उनतास ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं कि ये एक वृक्ष है और ये वृक्ष की छाया है।
अगर हम वृक्ष की छाया का सिरा और पेड़ का सिरा मिला दें तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है। इसका नाम मैं ए बी सी रख देता हूं। ठीक है। चित्रानुसार अगर हम देखें हाइट बी, जो कि वृक्ष की हाइट ली है हमने, वो 10 मीटर है। और अगर हम देखें लेंथ ए बी, जो कि हमने छाया की लंबाई ली है, ये 10√3। अब क्योंकि अगर मैं बी सी अपॉन ए बी कर देता हूं, मान लो सूरज इधर निकल रहा है कहीं, तो सूरज का 49 ये वाला एंगल बनेगा, जिसको मैं थीटा नोटेशन दे रहा हूं। तो अगर मैं बी सी अपॉन ए सी लिख देता हूं, तो इस थीटा के लिए बी सी लंब है, ए बी आधार है, तो लंब बटे आधार होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। ठीक है। यहां बीसी के स्थान पर 10 और ए बी के स्थान पर 10√3 रख देते हैं, बराबर में लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन से टेन को डिवाइड कर देंगे, ऊपर एक बच जाएगा, नीचे √3 बच जाएगा। और 1/√3, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहां हम टेन 30 रख देंगे। जब हम दोनों ओर की तुलना करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमें 30 मिल जाएगा। तुलना करने पर थीटा इक्वल्स टू 30, और ये हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। सूर्य का 49 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन 14 है, 4 अंकों में पूछा गया है और सिंपल क्वेश्चन है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। बस सूत्र आपके याद होना चाहिए और आपका काम बन जाए। सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको दिया जो गया है उसको नोट कर लीजिए, और आपको दिया है एकमात्र डायमेंशन 3.5 से। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने वाले हैं अब हम। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 1/2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं अगर कुछ नहीं किया गया है तो। और आर का वैल्यू 3.5 है, इसका क्यूब होगा, इसलिए मैं इसको 3 टाइम लिख रहा हूं। 3 टाइम लिखने से कैलकुलेशन आसान करना पर्पज है। 7×5 = 35, 0.5 आ गया है। ओके। 0.5 और 22 इनकी गुणा कर देते हैं, तो 22×5 = 110 हो जाए। दशमलव लगाएंगे एक अंक के बाद, तो 11 आ जाएगा अपने पास। गुणा 3.5 गुणा 3.5 और बटे में आ जाएगा 3। अब हमें इन सब की गुणा करवानी है और उसके बाद 3 से डिवाइड करवाना है। थोड़ी और कैलकुलेशन करें और यहां हम 11 दूनी 22 लिख दें। 35×35 कर लेते हैं। पंजे पंजे 25 हो जाएगा, हासिल 2 जाएंगे, 5×3 = 15 और 15×30 हो जाएंगे, 30 और 2 32 हो जाएंगे, हासिल 3 जाएंगे, 3×9 9 और 3 हो जाएंगे 12। तो यह हमारे पास 1225 आ जाएगा। लेकिन हम दशमलव एक और एक 2 अंकों के बाद लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ डेसिमल आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 3। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इस वाली संख्या को, 3×4 = 12 हो जाएंगे। डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ 2 में टेबल नहीं चलेगा तो 0 लगाओगे, और 3×8 = 24। बस यहाँ तक चला लो, इससे आगे वाले अंक जो है अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं। अब 22×8 = 176 होते हैं। 176 का 6
और 7 दोनों लिखा जाएगा, एक जाएगा क्या कहते हैं हासिल। 22 चौक 88, 88 और एक होगा 89, दशमलव लगेगी 2 अंकों के बाद। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक लिखेंगे, ये आयतन था तो इसलिए घन सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ आंसर जो है लगभग में आता है, क्योंकि हमने इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की, बस दशमलव के 2 स्थानों तक की है। आप भी पेपर में ऐसा कर सकते हैं, दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक ही आप कैलकुलेशन करें, उसके बाद वाले स्थान आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आंसर लिखने से पहले लगभग लिखना होगा। अगर आप ये नहीं लिख कर आएंगे तो आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं इसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, अर्धगोले का संपूर्ण। और ये होता है 3πr²। 3 × 22/7 गुणा r का वैल्यू 3.5 है, स्क्वायर होने के कारण हम इसको 2 बार लिख देंगे। 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा। अब इन सब की गुणा मात्र करवानी है हमें। 3 × 22 पंजे 110, यानी फिर से यहाँ 11 आ जाएगा, गुणा 35 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 11 तिया 33 हो जाएंगे, गुणा 35 हो जाएगा। 35 क्या 3.5 है, यहाँ दशमलव को हम भूल रहे हैं, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इनकी गुणा करवा लेते हैं, 33 और 35। देखते हैं क्या आता है। 5 तिया 15 होते हैं, हासिल गया 1। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 15 और 9 होते हैं 24। 24 और 1 हो जाएगा 25, हासिल जाएंगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। ये आ जाएगा 1155। लेकिन हम इसमें एक अंक के बाद डेसिमल भी जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि ये अक्षेत्रफल है और अक्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। अगर कोई भी त्रुटि है, अगर आपका कुछ आंसर अलग आ रहा है, तो आप ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह हूँ, इंसान हूँ। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो माफ़ करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछा गया है बहुलक। यहाँ आपको एक वर्गीकृत आंकड़ों वाली एक सारणी दी गई है और इस सारणी का बहुलक आपसे पूछा गया। देखो इसे हम एग्जाम में कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये टेबल बनानी होगी, टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल एज इट इज बनानी है, बस क्या करना है कि ये वर्ग अंतराल जो इस तरह हॉरिजॉन्टल वे से लिखे गए हैं, इनको आप वर्टिकल वे में लिख लेंगे, यानी इस तरह लिख लेंगे। वर्ग अंतराल लिखकर इसके नीचे सभी आंकड़े लिख लेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे और इसके नीचे सभी आंकड़े लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल भी रहती है, क्योंकि इस टेबल को हमें आगे फॉर्म और नहीं करना होता, इसी में से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो हमें देखना होगा कि बहुलक वर्ग क्या है। यहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत होती, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग होता है सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग, और सबसे बड़ी बारंबारता है यहाँ 20। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया इस हिसाब से, बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। अब यहां से हमें सबसे पहला वैल्यू मिलता है एल का, यानी लोअर लिमिट, ये हो गई 40। एक वैल्यू यहीं से हमें मिलेगा एच का, क्लास साइज। ठीक है, ये होगा 50 - 40, यानी 10। सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कहलाती है F1 और ये है 20। इससे जस्ट प्रीवियस वाली जो है वो कहलाती है F0 और F0 इसमें है 15। और इससे जस्ट नेक्स्ट वाली जो है वो कहलाती है F2।
F2 है हमारे पास यहाँ 5। अब हम बहुलक का सूत्र प्रयोग करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। बहुलक होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला हो। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालकर कैलकुलेशन मात्र करनी है और ये 6 अंक का प्रश्न पूछा है आपको। तो ये हो जाएगा 40 प्लस F1 का वैल्यू देखिए 20 है, F0 का 15 है, 2 गुणा 20 माइनस 15, F2 का 5 है, H का वैल्यू 10 है, बराबर 40 प्लस 20 में से 15 घटाओ 5 बचेंगे, गुणा में 10 है इधर, ये वाला 10, ठीक है, और 20 दूनी 40 हो जाएंगे, माइनस 15 और 5 दोनों माइनस के हैं, जुड़कर 20 हो जाएंगे। तो ये बचेगा 40 प्लस ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे बचेगा 20। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 5 का आधा कर दो 2.5, जोड़कर आ जाएगा 42.5। तो ये इसका आंसर होगा प्यारे लोग। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो क्वेश्चन है मानक विचलन और विचरण गुणांक से संबंधित है और इस तरह का प्रश्न पेपर में 110% जरूर पूछा जाएगा इस साल भी। तो इसके लिए हमें एक पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए टेबल का, जो हम टेबल बना रहे होते हैं, और वो तब याद होगा जब आपको इनके सूत्र याद होंगे। सबसे पहले मैं आपको मानक विचलन का सूत्र बता देता हूं। मानक विचलन का सूत्र होता क्या है और मानक विचलन होता क्या है। देखो, मानक विचलन जो है ना, सभी जो पद हमारे पास आते हैं, तो मध्यमान हमारे पास आते हैं, उन सभी का उनके समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करके उनका फिर से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं और उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ये बात समझ आई? देखिए, जो मानक विचलन होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। ये जो डी स्क्वायर है ना, ये समांतर माध्य से विचलन है पदों का, और ये पूरी वैल्यू समांतर माध्य से विचलन के बाद जो पद आए हैं उनका समांतर माध्य है और इसका लिया गया है वर्गमूल। तो हो गया ना, समांतर माध्य से सभी पदों का जो विचलन होता है उसका फिर से समांतर माध्य और उसका वर्गमूल मानक विचलन के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको मानक विचलन से संबंधित स्पेशल क्लास देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उसका, आप उसको एक बार देख लीजिए। मानक विचलन से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ एक सारणी तैयार की है जरूरत के हिसाब से, जिसमें वर्ग अंतराल लिखे गए हैं, मध्यमान लिख दिए गए हैं कि मध्यमानों की आवश्यकता होगी, बारंबारता और मध्यमानों का गुणनफल, ताकि समांतर माध्य ज्ञात हो सके, सभी पदों का समांतर माध्य से विचलन, फिर डी स्क्वायर यानी विचलन का स्क्वायर और बारंबारता की विचलन के स्क्वायर के साथ गुणा। तो सबसे पहले मध्यमानों की बारी आती है। मध्यमान कैसे निकलते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो 0 प्लस 4 बटे 2 बराबर 2 आएगा। 4 और 8 12, 12 का आधा 6 आएगा। अब इसमें देख लो कितना गैप है, इसमें 4 का गैप है, तो 6 में 4 जोड़ दो 10 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ दो 14 आ जाएगा, 14 में 4 जोड़ दो 18 आ जाएगा, 18 में 4 जोड़ दो 22 आ जाएगा, 22 में 4 जोड़ दो 26। ओके, बारंबारताएं लिख दो, ये तो टेबल से देखकर लिखनी होती है, ये बारंबारताएं लिखी गई हैं, इनको एज इट इज नीचे कॉपी कर लेते हैं। देखो, बारंबारता दी गई है 3 है, 9, 13, 8, 5
और 4। अब हम बारंबारताओं और मध्यमान की गुणा कर लेते हैं। मध्यमानों को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ x लिख दूं देता हूं और यहाँ f लिख देता हूं, क्योंकि बारंबारता को f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 दूनी 6 हो गए, 6 चंग 36 हो गए, 10 निम 90 हो गए। 14 और 13 की गुणा कराएंगे तो 182 आएगा। 18 अट्ठे होते हैं 144, 22 पंजे होते हैं 110 और 26 चौका होते हैं 104। ठीक है। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात करेंगे। सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात करके हमारे पास योग आएगा 48, और f गुणा x इनका भी सबका योग ज्ञात करेंगे तो योग आएगा 672। अब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समांतर माध्य x बार बराबर ये होगा सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f। भाई एक सेकंड, ये पहले त्रुटि हटा देता हूं। देखिए अब 672 को भाग कर देंगे 48 से। जैसे ही भाग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 14। ठीक है। थोड़ा टाइम की बचत हो और ये वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए मैंने ये वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये गुणा भाग है और मैं जहाँ तक जानता हूँ इसमें आप निपुण होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है। तो अब हम सभी मध्यमानों में से ये समांतर माध्य घटाते, जैसे 2 में से घटाते हैं 14 को तो क्या आएगा, -12 आएगा। यहाँ -12 लिख दिया। फिर 6 में से घटा देते हैं 14 को तो -8 आएगा। फिर 10 में से घटा देते हैं -4 आएगा। 14 में से 14 घटाने पर 0 आएगा। 18 में से 14 घटाने पर 4 आएगा। 22 में से 14 घटाने पर 8 आएगा और 26 में से 14 घटाने पर 12 आ जाएगा। अब हम डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, यानी सभी विचलनों का वर्ग ज्ञात करते हैं। 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, माइनस है लेकिन माइनस का वर्ग प्लस होता है। 16, 64, 144 इनकी बारंबारताओं के साथ गुणा करा देते हैं। 3 और 144 की गुणा करवाइए। गुणा करवाने पर हमें मिलेगा 432। 6 और 64 की गुणा कराइए। गुणा करवाने पर हमें मिलेगा 384। 9 और 16 की गुणा कराइए, आंसर आ जाएगा गुणा का 144। फिर यहाँ 0 की किसी के भी साथ गुणा कराओ 0 आएगा। 8 की और 16 की गुणा कराइए तो आंसर आएगा 128। 5 की और 64 की गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 320। 4 की और 144 की गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 576। अब इन सभी को हमें जोड़ लेना है। इन सभी को ऊपर से नीचे तक जोड़कर हमें मिलेगा 1984। अब हम मानक विचलन ज्ञात करते हैं। मानक विचलन सिग्मा बराबर √समेसन f गुणा टी स्क्वायर अपॉन समेसन f। 1984 बटे समेसन f का वैल्यू आया है 48। इनको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके 41.33 आएगा और इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 6.42 आएगा। वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात किया जाता है और वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि मैंने आपको पढ़ा रखी है जब क्लास में मैंने मानक आपको पढ़ाई थी। मानक विचलन की क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है। तो यहाँ विचलन गुणांक देखिए क्या होता है। एक आंसर तो ये आ गया अपने क्वेश्चन का। एक आंसर तो ये आ गया। विचलन गुणांक होता है सिग्मा को
एक्स बार से डिवाइड करो, ये एक्स बार है हमारे पास यहाँ, और गुणा करा दो 100 से। तो 6.42 को 14 से भाग कराओ और गुणा करा दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 45.86। ये आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 में हमें दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 45 छात्रों में से 15 लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। पहले तो इसी का सोल्यूशन करते हैं। 17 के कै का सबसे पहले हम जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है कुल छात्र या कुल विद्यार्थी 45, इनमें से लड़कियां हैं 15, तो लड़के कितने हैं? लड़के हो जाएंगे 30। लड़कियों का औसत भार दे रखा है 45 किलोग्राम। ठीक है, अगर हमें सभी लड़कियों के भारों का योग चाहिए तो हम इस औसत भार को लड़कियों की संख्या से गुणा करा देंगे। लड़कियों के भारों का योग, इसको मैं S1 से निरूपित कर देता हूं। ये हो जाएगा 45 गुणा 15 किलोग्राम। ठीक है, अब लड़कों का औसत भार दे रखा है लड़कों का औसत भार दे रखा है 52 किलोग्राम। अगर हमें लड़कों के भारों का योग चाहिए तो इस 52 को लड़कों की संख्या से गुणा कर देंगे। लड़कों के भारों का योग S2 से रिप्रेजेंट कर लो इसे। ये 52 गुणा 30 हो जाएगा इतने किलोग्राम। अब हमें कहा गया है कि भाई पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा का औसत भार, तो हम लड़के और लड़कियों दोनों के भारों का टोटल योग ज्ञात कर लेंगे। लड़कियों का औसत भार नहीं, लड़कियों के भारों का योग प्लस लड़कों के भारों का योग, और इसको भाग दे देंगे टोटल संख्या 45 से। लड़कियों के भारों का योग 45 गुना 15 है, लड़कों के भारों का योग 52 गुना है, और बटे में आ जाएगा 45। 15 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 45 प्लस 52 गुना 52 गुना हो जाएगा 2, क्योंकि 15 हमने कॉमन ले लिया, और बटे में आ जाएगा 45। ओके, अच्छा अब हम और क्या कर सकते हैं, देखिए 15 से 45 को भाग कर देंगे 3 आ जाएगा, और 45 प्लस 52 दूनी 104 होते हैं, 149 हो जाएंगे जुड़कर, ये में 3 आ जाएगा, और भाग करके आ जाएगा 49.66। ये पूरी कक्षा का औसत भार है। इसके खंड ख में कहा गया है कि निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, पहले तो इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है, बाद की बात को बाद में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन संख्याओं का आरोही या अवरोही क्रम लिख लेते हैं। संख्याओं का
आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ नजर आ रही है 32, फिर 35, फिर 41, फिर 46, फिर 54, फिर 58, फिर 65, फिर 77, फिर 86, 91 और 92। ओके, ये सब संख्याएं हो गई। एक बार गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। 2, 4, 6, 8, 10 और 11। ठीक है, इन 11 संख्याओं में से अगर माध्यिका का चाहिए तो माध्यिका का बिल्कुल बीच वाला आंकड़ा होता है। तो 11 के बिल्कुल बीचों बीच कौन होगा? 6 होगा। तो छठे स्थान पर देख लीजिए, इसका सूत्र भी बता देता हूं आपको। पदों की संख्या यहां हो गई 11, n बराबर 11 है यहां पर। तो माध्यिका निकलती है इस सूत्र से n+1 बटे 2वां पद, 11 + 1 बटे 2 बराबर 6वां पद। और छठा पद गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्यिका हो गई 58। एक आंसर तो ये आता है। अब इसने हमें इसी के सेकंड पार्ट को बनाकर उसमें कहा गया है कि 41 के स्थान पर 43 और 92 के स्थान पर 98 रख दिया। 41 के स्थान पर 43 व 92 के स्थान पर 98 रखने। आरोही क्रम। देखो, आरोही क्रम बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हो, वही का वही रह जाएगा। देखो, 32 है, 35 है, 41 के स्थान पर 43 रख, 46 है, 54 है, 58, 65, 77, 86, 91 के स्थान पर हमें रख देना है, 92 के स्थान पर हमें रख देना है 98। तो आरोही क्रम सेम रहा। जब तक आरोही क्रम सेम है तब तक माध्यिका का भी चेंज नहीं। तो माध्यिका हो जाएगी छठा पद, छठा पद। और छठा पद तो अब भी 58 ही, यहां भी माध्यिका 58। तो ये था एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स का 2024 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके काम आया होगा और आपकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कमेंट करके अपना कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आप पूछ सकते। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।